हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडोनॉमी। और आज हम क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये चैप्टर जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी चैप्टर में आपको इससे हेल्प मिलने वाली है और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है इस चैप्टर का और बहुत ईजी चैप्टर है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में ना, रिपीटेड चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपसे। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा और आप यकीन मानिए ये वीडियो आपकी 30 मिनट्स या उससे थोड़ी कम की रहेगी। उस वीडियो को अगर आपने कर लिया तो इस वीडियो के बाहर से आपके कोई भी टॉपिक बाहर से नहीं जाने वाला है। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए सभी लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इसमें बहुत ईजी वे में सीखेंगे। तो आपको बस पेन कॉपी लेके बैठना है और बहुत अच्छे से चैप्टर को सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जैसे हर बार की तरह हम अपने एक मोटिवेशन की को बात करते हैं। तो 1000 मील के सफ़र की शुरुआत हमेशा एक कदम से ही होती है। देखिए, पेपर हमारे नियर हैं। अब हम ये सोचें कि कितना हमारे पास सिलेबस है, इसे कैसे करें, एक साथ कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना है कि अगर आप एक एक चैप्टर भी करेंगे ना रेगुलर बेस पे, और मैं आपके लिए डेली एक एक चैप्टर लेके आऊँगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बहुत अच्छे से मैं आपने अगर ये वीडियो कर ली ना, आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मन लगा के आपने इस वीडियो को सीख लिया जितना भी इसमें मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आप एक एक चीज़ को करिए और आराम से आप जो है बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो ये आपके पास है सीबीएसई का 2025 का वेटेज है हर एक चैप्टर का। तो आप देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपके 6 मार्क्स का आने वाला है और यहाँ इस वीडियो से 6 मार्क्स आपके पक्के हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप जैसे फरवरी में एग्जाम है आपका, तो फरवरी में आप एग्जाम देने जाएंगे तब आप देखेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू होगा और एमसीक्यू में जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो इसी चैप्टर से होगा और सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी चैप्टर से ही देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए, पर ये आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल से आने वाले 10 मार्क्स के और लाइट रिफ्लेक्शन से। और ये सभी चैप्टर, ये आपके 13 चैप्टर हैं, 13 की 13 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने इसी चैनल पर। चलिए, तो आइए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 2 ml अगर हमने हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर कुछ पीस जिंक के हमने ऐड कर दिए और देन उसे वार्म किया। वार्म करने पर हमारे पास क्या रिएक्शन होगी और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो मैं अगर बात करूँ ना, इस चैप्टर से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके पास हैं यहाँ से, उसमें जो पहला टॉपिक है वो आपके पास है, इसके अंदर बैलेंस आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस आनी चाहिए आपको, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। थोड़ा सा इसे छोटा करना है। नंबर सेकंड आपको इसके अंदर आना चाहिए टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। जितनी भी आपके इक्वेशन होती हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन का हो गया, अब बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर हम आज यहाँ पर इस वीडियो में भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे। थर्ड नंबर आपको इसमें आना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन आनी चाहिए आपको। इसके अलावा आपको जो इस चैप्टर में आना चाहिए वो फोर्थ है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक। भाई कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी आपका इसमें क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन,
रिडॉक्स रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपने इस चैप्टर से चारों चीज कर ली जो इस वीडियो में मैं आपको करा भी रहा हूँ, तो आप फुल मार्क्स इसमें लेके आने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो बैलेंस केमिकल से ही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, ठीक है, प्लस हमने क्या लिया इसके अंदर NaOH, प्लस हमने ले लिया इसमें जिंक। तो अब हमारे पास क्या बनने वाला है इसके अंदर, वो बनेगा, इसकी जो रिएक्शन होगी वो बनेगा आपका Na2ZnO2 प्लस H2 गैस इसमें से लिबरेट होगी, ठीक है। ये जो होगा Na2ZnO2 प्लस आपको यहाँ ये जो बनेगा ये तो एक्वस बनेगा आपके पास, और ये जो बनेगा हाइड्रोजन जो गैस है वो आपकी गैसियस फॉर्म में बनेगी, तो ये आपकी लिबरेट हो जाएगी। तो अगर हम इसे बैलेंस करने की बात करें तो आप देखें यहाँ पर Na कितने हैं, 2 हैं, और इधर Na कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो O भी हमारे पास 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, H 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, और Zn आपके यहाँ 1 है, इधर भी आपका 1 ही Zn है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में सपोज करो आप फंस जाते हैं, आपको नहीं आता कि यार Na2ZnO2 बनेगा, या फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि NaZnO2 बनेगा, तो अब आप कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसमें से चेक भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी करते, देखो यहाँ पर आपके पास है O2 है और एक O ये है, तो टोटल आपके पास O कितने हो गए, 3 हो गए, जबकि यहाँ पर O कितने हैं, 1 ही है, तो पहली इक्वेशन तो आपकी गलत हो जाएगी। चलो थर्ड वाली में देखो, यहाँ O कितने हैं, 2 हैं, और अच्छा सेकंड वाली में देखते हैं, चलो O यहाँ 2 है, यहाँ O 2 है, ठीक है, H भी 2 है, Zn कितने हैं, यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, तो Na 2 हुए इधर, तो ये आपकी बी जो हो गई वो बैलेंस है। थर्ड वाली में आएंगे तो इधर Na कितने हमारे पास 1 है, और इधर Na कितने हैं, 2 हैं, तो थर्ड वाली आपकी गलत हो गई। फोर्थ वाली में भी देखो आप, Na कितने हैं, यहाँ 2, ऑक्सीजन 2 और एक 3, और इधर ऑक्सीजन 2 है, तो थर्ड वाली डी भी आपकी क्या हो गई, गलत हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते थे। बाकी आपको इक्वेशन मैंने बताई दी है, और देखो ये पहले ही जो है आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका केमिकल बैलेंस केमिकल से आया हुआ है। तो देखो आपने दो तरह से इसमें चीज़ें सीख ली, एक आप क्वेश्चन को देखकर भी देख सकते हो, तो और बाकी आपको इक्वेशन भी आई गई है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन इज लाइट। अब देखो बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता होगी, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक कोई कंपाउंड होता है, और वो कंपाउंड आपका ब्रेक होकर किन्हीं दो में टूट जाता है, दो या दो से ज्यादा में भी अगर आपको ब्रेक हो जाता है, तो इस तरह की रिएक्शन आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर एक कंपाउंड होगा आपके पास, और वो ब्रेक होकर दो हिस्सों में, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई अगर दो चीज में ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक करने के लिए भी तो कुछ हमें चीज चाहिए होगी। तो ब्रेक किस किस मेथड से हो सकता है, या तो आप क्या कर सकते हो, हीट से कर सकते हो ब्रेक, ठीक है, नंबर 1, एक तो आप हीट से कर सकते हैं ब्रेक, या फिर हमने किससे कर दिया उसे, लाइट, अगर हम उसमें से लाइट पास कराएंगे या लाइट की प्रेजेंस में उसे हम रख देंगे तो वहां पर भी रिएक्शन हो जाएगी। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, ब्रेक कराने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से, या तो आप हीट दोगे उसे डायरेक्ट, या फिर आप लाइट देंगे, या फिर आप क्या दे सकते हैं, उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब भी वो क्या होगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी रिएक्शन, जो केमिकल कंपाउंड होगा वो एक पार्ट से दो या दो से अधिक पार्ट्स में ब्रेक कर जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहला है हमारे पास FeSO4, FeSO4 मीन सोडियम, वो सॉरी आयरन सल्फेट, ठीक है। आयरन सल्फेट को अगर हमने क्या किया, ये होता है आपका हीट से, ध्यान रखने वाली बात है, ये जो रिएक्शन होती है हीट से होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और मे बी इसमें क्वेश्चन पेपर में आपके इसमें क्वेश्चन आया भी होगा। FeSO4 प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, और ये आपके पास बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, और ये आपके पास क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि FeSO4 का जो कलर होता है, FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होगा, ये
ठीक है। FeSO4 आपके ग्रीन कलर की होती है। और आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो Fe2O3 होता है ये आपके पास ब्राउन कलर का होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन लिखी है जिसमें कलर चेंज हो, तो बच्चों बहुत इजी है। या फेरस सल्फेट को अगर आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के लिए हम इसके ऊपर ट्रायंगल भी बना देते हैं। हीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर का होगा। इसमें से गैस निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट था, तो आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है वो, H2O को अगर आपने H2, देखो ये सारी डीकम्पोजिशन है, आप इधर देख रहे होंगे कि सभी क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है और दो या दो से ज्यादा में ऊपर वाला जो 3 हिस्सों में टूट गया वो, तो ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पर डीकम्पोजिशन तो सबका हो रहा है, पर उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि लाइट से डीकम्पोजिशन कौन हो रहा है, तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से सारी मेन इक्वेशन इसमें करा रहा हूँ। तो H2O है, H2O के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा और ये H2 और O2 में टूट जाएगा। ठीक है। H2 जो होगी आपकी मिलेगी आपको कैथोड पे, ठीक है, और O2 आपको मिल जाएगी एनोड पे। ये भी मैं आपको मेटल नॉन मेटल के अंदर पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखिए थर्ड वाली को भी रुकते हैं। फोर्थ वाली देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट करते हैं, तो वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड तो आपका सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो आपका गैसियस फॉर्म में बनके उड़ जाएगा। तो ये भी आपकी हीट से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है। अब आ जाओ AgBr। भाई कितना बताऊं आपको, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में 100% पूछी जाएगी। अगर आपने क्या लिया, AgBr। AgBr मीन्स सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड को बच्चों अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रखते हैं, लाइट भी किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट प्रेजेंस में रखेंगे, तो सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर आपके पास मिलने वाला है सिल्वर और प्लस आपको मिलेगी ब्रोमीन गैस। ध्यान रखने वाली बात है, सिल्वर मिलेगा और ब्रोमीन गैस। सिल्वर जो मिलेगा आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा और ब्रोमीन गैस, ये आपकी सनलाइट और बल्ब, जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उन दोनों की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन होने को मिल सकती है। अगर हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर है आपके पास Br2। देख लो आराम से, देखो बिल्कुल बढ़िया, Br2 है और इधर हमारे पास Br है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2। अब यहाँ Ag भी हमारे पास, सिल्वर भी 2 हो गए, तो यहाँ पर हमने सिल्वर पे भी 2 लगा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 2 1। और बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये आपकी फोटोग्राफी में यूज की जाती है, फोटोग्राफी में यूज करने वाली रिएक्शन होती है। इसके अलावा बच्चों इसी में एक और रिएक्शन होती है, वो भी आप देख लीजिए, AgCl। ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये अगर आपको इसे भी सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ये भी सनलाइट और लाइट की फॉर्म में ही, सनलाइट यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में रखने पर आपकी ब्रेक हो जाती है। क्लोरीन में यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे Ag में, तो देखेंगे आप सिल्वर भी 2 हो गए, तो आपने यहाँ सिल्वर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। और बच्चों इसका यूज भी फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है हमारी, सभी ने देखी होगी आपने, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले के टाइम पे चलती थी, उसके अंदर इन दोनों रिएक्शन का यूज किया जाता है और ये दोनों के दोनों डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप हम क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा चैप्टर कर रहे हैं। बच्चों अगर आपने वीडियो देख ली, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आप कोई सा भी प्रीवियस पेपर लगा दीजिए, कोई भी आप सैंपल पेपर लगा के देख लीजिए, यहीं से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखिए, कहा था आपको मैंने स्टार्टिंग में कि रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये रिडॉक्स रिएक्शन से ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों, ये रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या अल्टीमेटली, वैसे आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले हम इसे ही देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। बच्चों जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन
ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो देखो ऑक्सीडेशन है, नाम में आ रहा ऑक्सीजन से कहीं ना कहीं संबंध है। अगर किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सर रिडक्शन में क्या हो रहा, अरे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, और क्या होगा, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई वहां रिडक्शन हो रहा है, जहां ऑक्सीजन ऐड हो गई वहां रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जहां ऑक्सीजन हट जा रहा है वहां रिडक्शन, जहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन। और सर हाइड्रोजन, तो भाई ऑक्सीजन जाएगा या ऑक्सीजन आएगा, अगर सपोज करो ऑक्सीजन आएगा तो कोई चीज जाएगी भी, तो ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुड़ रहा है तो कोई चीज हटेगी भी, तो क्या हटेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हट गया तब भी आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं बात करता हूं, अरे वेट बच्चों, हाँ तो देखिए, अरे हट जा, चलो अब हम बात करें रिडक्शन की, बात करते हैं। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन जब रिमूव होगी तो आपके पास वहां पर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। बहुत इजी है यार बच्चों, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ती है और जब जुड़ेगी तो कोई चीज हटेगी भी, तो उसकी जगह पे हाइड्रोजन हट जाएगी। रिडक्शन में क्या हो रहा है, कोई चीज हट रही है तो कौन हटेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटेगा तो उसकी जगह पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो आई होप कि, मुझे लगता है आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट और इसमें क्लियर हो जाएंगे, इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला और पेपर में आएगा जरूर रिडॉक्स के ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए MnO4Cl बैलेंस है, मतलब MnCl2, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंगनीज क्लोराइड H2O बन रहा है आपके पास, और Cl2 क्लोरीन गैस बन रही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये कि रिडॉक्स रिएक्शन इनमें किस में हो रहा है, तो MnO2 इज ऑक्सीडाइज। अच्छा आपको कभी भी देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रिएक्शन के अंदर हमेशा जो लेफ्ट साइड होगी यहाँ पर होते हैं आपके पास रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड होता है वो हमेशा आपके पास क्या होता है, आपके पास होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, कभी भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखनी हो तो आपको हमेशा जो है, अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइज एजेंट कौन है, रिडॉक्स सब्सटेंस क्या है, तो आपको पास रिडक्शन के सब्सटेंस कुछ भी बताना तो आपको हमेशा रिएक्टेंट को ही देखना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, आपको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट से तो आप एनालाइज करोगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ, पर जो आपके पास जो भी सब्सटेंस वगैरह आएंगे वो सब आपके रिएक्टेंट से ही आएंगे। इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब देखो सबसे पहले पूछ रहा है MnO2 इज ऑक्सीडाइज, क्या MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है, तो आप ये देखो यार, यहाँ क्या था आपके पास, मैंगनीज ऑक्साइड था, आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, मैंगनीज क्लोराइड मिल रहा है। अब खुद बताओ क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्या, क्यों, ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो यहाँ तो MnO2 था और हमारे पास क्या मिल गया, MnCl2 मिला, तो मैंगनीज से तो ऑक्सीजन भाग गया, उल्टा तो भाग गया, तो फिर भैया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है, पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है HCl इज ऑक्सीडाइज, क्या HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, बिल्कुल देखो HCl के पास क्या था, क्लोरीन थे, क्लोरीन में H था, यहाँ से क्लोरीन हट गया और H के साथ क्या जुड़ गया, H2O, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, बिल्कुल HCl जो हुआ आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ये तो बात हम कंफर्म है, हुआ है। अब आ जाओ MnO2 इज रिड्यूस, क्या MnO2 रिड्यूस हुआ है, पहले हम देख चुके थे कि MnO में ऑक्सीजन था और बाद में हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया, MnCl2, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली MnO2 का रिडक्शन हुआ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है MnO2 इज रिड्यूस, बिल्कुल हुआ MnO2 रिड्यूस, हमने देख लिया सी ऑप्शन में, और HCl इज ऑक्सीडाइज, ये भी बिल्कुल बात सही कह रहा है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सर
अगर हम बी और सी लगाई है तो देखो तीनों ऑप्शन नहीं है आपसे ना, ये लास्ट वाली लाइन में इसने क्या कहा, बोथ ए एंड बोथ आना चाहिए था, बोथ बी एंड सी, इसने उन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, तो आपका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। तो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज होती हैं वो आपकी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO प्लस आपके पास क्या हो रहा है H2O, ठीक है, H2O वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या बनने वाला है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है कैल्शियम इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बच्चों कैल्शियम यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था और ये हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करी और ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। बच्चों अगर आपको कभी फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो ना तो इनकी वैलेंसी से बना लीजिए, जैसे कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ठीक है। सर वैलेंसी कैसे आती है, वैलेंसी आपको एटॉमिक नंबर 20 तक याद कर लीजिए, कोई फॉर्मूले भूलने वाले नहीं हो। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Ca बन जा Ca और OH की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा OH का ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला आया। चलो तो कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होगा, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका एक्वस फॉर्म में आएगा। सर ये लिखना जरूरी होता है क्या इनकी फॉर्म, बिल्कुल देखो जरूरी, अगर आप लिखोगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, आपको भी इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहेगी, और कहीं पे वो मेंशन भी करता है कि आपको विद इनकी स्टेट लिखना है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर आपको हीट देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं ये होता है चूना, ठीक है, ये होगा पानी। जब चूने को पानी में मिलाया जाएगा तो आपके पास बनता है, इसे हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम और इसका नाम होता है क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम और पानी को जब मिलाया जाता है तो आपके पास बनता है स्लैग्ड लाइम, जिसे हिंदी में बोलते हैं भुजा हुआ चूना, जो पानी में मिला दिया जाए, जिसे पेंट करने के काम में लेते हैं, और आपके पास साथ में क्या बनने वाली है यहाँ पर हीट। तो ये रिएक्शन जो होगी आपकी एक टाइप हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो, इस तरह की रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। सर कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां हमें हीट देनी पड़ती है, हाँ अभी मैंने आपको पढ़ाया था जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही थी तो वहां हीट देनी पड़ रही थी आपको। तो इस तरह की रिएक्शन होती है जिसमें से हीट प्रोड्यूस हो, जहां से हीट हमारी निकले, हीट प्रोड्यूस होगी वो आपकी एक्सोथर्मिक होगी, जहां हीट हमें देनी पड़ेगी, जहां हम हीट देंगे, ठीक है, जहां हम हीट देंगे वहां हीट को हमें क्या, इनपुट यहाँ पर हीट होगा हमारा, ठीक है, यहाँ इनपुट के रूप में हमें हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन को कराने के लिए। इस तरह की रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। चलो तो मुझे लग रहा है हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, बस आपको कंसंट्रेट से वीडियो देखनी है, फुल चैप्टर आपका रिवाइज होगा। इवन जो हम मेटल, अब नेक्स्ट वीडियो मेटल एंड नॉन मेटल की लेने वाला हूँ क्योंकि उसमें 10 मार्क्स का है, तो वहां भी हमारे पास कवर हो जाएगा इसके सारे कंसेप्ट। अच्छा वो कह रहा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो, तो बैलेंस कर देंगे इसे, भाई O कितने हैं, यहाँ 2 हैं, और H कितने हैं, 2 हैं, यहाँ O हमारे पास 2 हैं, कैल्शियम भी 1 है, तो बैलेंस है ऑब्वियसली, तो पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो यस जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस, तो ये मैंने आपको सारा बता ही दिया है कैसी कैसी रिएक्शन है। और ये अच्छा टाइप कौन सी रिएक्शन का, देखो यहाँ 2 हमारे पास थे कंपोनेंट, 2 कंपाउंड थे, एक मिला हमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से 1 बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हो जाएगा,
ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर आपसे एग्जांपल पूछ लेगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आई होप हमने यहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच चेंज इन कलर। याद करो मैंने आपको पहले पढ़ाया था इसमें कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमने देख लिया क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर भी, टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर आ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर आ रहे हैं। एक मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक, तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपका कैरेक्टरिस्टिक से ही क्वेश्चन है कि चेंज इन द कलर, चेंज इन द कलर किस रिएक्शन में आपका कलर चेंज होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कोई मेटल किसी मेटल सॉल्ट के साथ, किसी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल किसी मेटल सॉल्ट के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो वो आपका एग्जाम्पल होता है चेंज इन कलर का। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सबसे फेमस जो रिएक्शन है, जब सबसे चलती है वो ये चलती है आपकी कि कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट की मैं बात करूं जो कि Fe के साथ रिएक्शन करता है आयरन के साथ, तो ये बनाता है आपका आयरन सल्फेट, FeSO4। साथ में आपका यहाँ पर देखो, क्योंकि फेरस जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आके खुद बैठ जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस करके कॉपर फॉर्म हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट की अगर हम कलर की बात करते हैं तो कुछ मिट्टी के तेल जैसा लगता है, ब्लू कलर का। ठीक है, और जो फेरस सल्फेट होता है, ये अभी हमने पिछले उसमें भी बात करा था, ये ग्रीन कलर का होता है। जब हमने बात करी ना, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो फेरस ऑक्साइड SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो फेरस ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है और फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट आपका कुछ ग्रीन कलर का होता है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ ही नहीं करते, कॉपर सल्फेट के अंदर आप कुछ भी एक आयरन की नेल या कोई भी आयरन के कुछ भी एक टुकड़ा वगैरह डाल देते हैं उसके अंदर, पीस वगैरह आयरन का, तो कॉपर जो होती है वो सारी आयरन नेल के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, ब्राउन कलर की, और वो कलर का जो होता है उसका, क्योंकि कॉपर सल्फेट से वो फेरस सल्फेट में चेंज हो गया तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, तो पहला आपका ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है चेंज इन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर अभी मैंने आपको पढ़ाई थी ना रिएक्शन, देखो वही आ रहा है सारा घूम के, सारी चीज रिपीट हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O आपका क्या बनाता था, H2O जब बनता था तो यहाँ बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ बनती थी आपकी साथ में हीट। तो चेंज इन द हीट, चेंज इन द टेम्परेचर, पहले ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर था पर अब जो टेम्परेचर हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आपने कभी देखा भी होगा, चूने को पानी में मिलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उसमें से हीट निकलती है, बर्तन बहुत गर्म हो जाता है वो। उसके बाद में क्या रहा है वो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट का मतलब जो होता है कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो लेयर में इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। देखो रिएक्शन कराते हैं तो सब चीजें मिक्स हो जाती हैं, पर कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनके अंदर नीचे जो है वो आपके व्हाइट कलर के या येलोइश कलर के या डिफरेंट डिफरेंट कलर का एक पाउडर टाइप या सॉलिड जैसा कुछ इकट्ठा हो जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसके रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम, इसके अंदर भी बहुत फेमस रिएक्शन है वो भी, कि बैरियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों, बैरियम क्लोराइड और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आप मिक्स करोगे तो आपके पास बन जाएगा बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस आपके पास बन जाएगा यहाँ HCl। कुछ नहीं हुआ, बैरियम क्लोराइड था या SO4 यहाँ इधर आ जाएगा, बैरियम जो है SO4 के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है ये, और यहाँ पर जो होगा बैरियम सल्फेट जो होगा ये आपका व्हाइट PPT बन जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट PPT बन जाएगा आपका, नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो मेंशन द कलर चेंज, तो कलर आपने बताई दिए पहली इक्वेशन में कि ब्लू से ग्रीन हो गया,
फिर टेम्परेचर चेंज, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ, हाई फॉल हो गया, राइज हो गया, तो राइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। और फिर वो पूछ रहा है कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड अलोंग विद द रिएक्शन, तो कंपाउंड आपने बता दिया प्रेसिपिटेटेड हुआ है बैरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट पीपीटी है। तो बहुत इजी था और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज इन्हें जरूर करके जाना, कैसे ना कैसे करके रिएक्शन आपसे पूछने वाला है। उसके बाद में वो क्या कह रहा है, देखो आ गया वही क्वेश्चन फिर से, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बच्चों सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर, वेयर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ विगोरसली मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, क्या फॉर्म करता है अभी हमने पढ़ लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बाय द लिबरेशन ऑफ हीट, क्या गजब, उसने सारी इंफॉर्मेशन ही आपको दे दी है। तो पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है तो क्या कंक्लूड हुआ कि इट इज एंडोथर्मिक, इज एक्सोथर्मिक, इज एंडोथर्मिक, इज एक्सोथर्मिक। तो यार हमें पहली बात पता है कि हीट इसमें से निकल रही है, जब हीट निकलेगी तो हमारे दो ऑप्शन तो कतई गलत हो गए, एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों गलत हो गए। अब हमारे पास है दो एक्सोथर्मिक, सर अब क्या करें, तो ये पूछ रहा है द सॉल्यूशन इज फॉर्म इज 7। यार एक मैं आपको बात बताता हूँ, देखो वैसे मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन है ये, मतलब मैं मेटल नॉन मेटल में भी कराऊंगा, जब भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेस नहीं होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ध्यान रखना। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब आ जाओ कि सर कार्बन कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा आपका, बेसिक नेचर का होगा ऑब्वियसली। सर बेसिक नेचर और बेस में क्या अंतर होता है, बेसिक नेचर मीन्स अगर इसे हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बेस बनाएगा, तो पानी के साथ रिएक्शन करा तो अभी हमने देखा नहीं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी तरह आपका जो होगा कॉपर ऑक्साइड, ये सब आपके क्या होंगे, बेसिक नेचर के होते हैं। फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को फिलहाल मत लो, एल्यूमिनियम को हम बाद में बात करेंगे, पर ये जितने भी आपके मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस होगा, तो इसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, तो ये एंडोथर्मिक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा, साथ में इसका सॉल्यूशन जो होगा वो पीएच का जो सॉल्यूशन होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो बहुत अच्छे से हम चीजों को सीख रहे हैं, बने रहिए, बहुत अच्छे से सीखते जाएंगे आगे भी क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, select from the following a process in which a combination reaction occur, जिसमें क्या या इन्वॉल्व, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करके सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्म के अंदर हम तोड़ देते हैं, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो ए आपका गलत हो जाएगा। फिर वो पूछ रहा है बर्निंग ऑफ कोल, बच्चों कोल की बर्निंग, कोल होता है कार्बन प्लस, बर्निंग आपको पता है किसी भी चीज को बर्न करना हो तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या बनेगा यहाँ पर CO2 बन जाएगा, तो ये आपका बी जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा और रिएक्शन देखते हैं, बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन की बात करूंगा तो CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ बनेगा CO2 प्लस H2O, तो भैया ये क्या हो रहा है, ये रिएक्शन भी आपकी नहीं होगी। फिर है डाइजेशन ऑफ फूड, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, इन्हें भी हम आगे इसमें कॉन्सेप्ट में करेंगे जब आएगा। तो ये आपका जो होता है ये भी नहीं होती है, तो बर्निंग ऑफ कोल जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वो रिडॉक्स के ऊपर क्वेश्चन है, क्या गजब क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपने सीख लिया तो बहुत अच्छे से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसके अंदर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो पहले हम खुद ही लिखते हैं इस रिएक्शन को, हमें दिख रहा है 2H2S प्लस SO2, H2S क्या होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, H2O वाटर बन गया और सल्फर इसमें से अलग हो गई। तो यार खुद बताओ H2S का क्या हो रहा है, H2S का H2O हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो H2S का क्या हुआ बच्चों, H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, H2S का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि H2S में ऑक्सीजन जुड़ गई। SO2 में ऑक्सीजन था और उसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन भाग गया, भैया ऑक्सीजन चले गया, तो ऑक्सीजन जब गया तो SO2 का क्या हो गया,
रिडक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी का आता है दूसरा कि इसमें से ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है और रिडक्शन एजेंट कौन है। एजेंट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, LIC का एजेंट होता है, म्यूचुअल फंड के एजेंट हैं, एजेंट अलग अलग एजेंट होते हैं। तो एजेंट का काम क्या होता है, आपको सर्विस देना। भाई कंपनी की सर्विस आप तक पहुंचाने का काम किसका होता है, एजेंट का काम होता है। तो यार अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन कराने में, ऑक्सीडेशन एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडेशन एजेंट कौन होगा, तो जो ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीजन देगा वही ऑक्सीडेशन एजेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑक्सीजन देने वाला कौन था, SO2। भैया मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको कभी भी प्रोडक्ट में से नहीं लेना होता है, प्रोडक्ट को तो आप एनालाइज करते हो। आपको जो भी बताना होगा वो सब आप कहाँ से बताएंगे, रिएक्टेंट वाली साइड से बताएंगे। तो SO2 में ऑक्सीजन देने वाला कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन एजेंट कौन हो जाएगा, SO2। और रिडक्शन एजेंट होगा जो रिडक्शन कराएगा, जो हाइड्रोजन देगा, जो हाइड्रोजन देगा वो रिडक्शन एजेंट होगा। तो रिडक्शन कराने वाला कौन है, H2S। तो ये चीजें रटना नहीं है कि एक दूसरे का उल्टा होगा, कुछ नहीं है, आपको रटना नहीं है, चीजों को समझ लो। तो H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत। हमारा जो आया H2S जो है रिडक्शन एजेंट है, तो पहला तो गलत हो गया। H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, क्या H2S टूट के सल्फर में रिड्यूस हो गया। अभी आपने पढ़ा H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर वो पूछ रहा है SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो बात बिल्कुल सही है। और H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बिल्कुल बात सही है। तो C आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, क्या SO2 का ऑक्सीडेशन हो गया सल्फर बन गया, अरे कहाँ, SO2 का तो रिडक्शन हुआ है, तो ये आपका D जो होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा C। तो आई होप यहाँ से आपको रिडक्शन एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट समझ में आए होंगे। भैया रिडॉक्स रिएक्शन आपकी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तैयार करके जाना, 2 नंबर तो कम से कम इसमें आ ही जाएंगे आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विगोरसली, मतलब आया होगा 2 बार। तो कैल्शियम आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लिबरेशन ऑफ हीट होगा। ऑब्वियसली इसका आंसर जो है हमें पता ही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और फॉर्म जो पीएच करेगा 7 से ज्यादा पीएच बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ओहो ये तो डायग्राम बेस पे क्वेश्चन है। द एमिशन, अच्छे 2024 का ही क्वेश्चन है बच्चों, जो इस वर्ष जो एग्जाम हुआ था उसका पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, कह रहा है लेड नाइट्रेट को बर्नर से गर्म कर दिया गया तो ब्राउन फ्यूम्स निकली हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बताऊं आपको, देखो PbNO3, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बैलेंस करने को भी बहुत बार पूछी गई है। इसको अगर हम करेंगे तो 2PbO बनेगा। यहाँ पर मैं मेरे को बैलेंस याद हो रखी है इसकी पूरी ना, मैं आपको बिना बैलेंस करके लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड बनेगा। साथ में हमारे पास बनने वाला है यहाँ पर NO2, NO2 होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और अच्छा लेड ऑक्साइड जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, NO2 जो होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा। उसके अलावा आपके पास बनेगा ऑक्सीजन गैस। यार एक बात बताओ, तुम खुद ही बताओ, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स क्या है, ड्यू टू किस लिए हो रही है। अच्छा ड्यू टू किस लिए हो रही है बताओ। सबसे पहले तो देखो यार, लेड ऑक्साइड उड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन गैस उड़ेगी, ऑक्सीजन का कोई कलर होता नहीं है, तो NO2 का ही कुछ ना कुछ कलर होगा जो कि ब्राउन फ्यूम्स के रूप में निकल रहा है। तो क्वेश्चन का लॉजिक ऐसे भी लगाया करो। पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं। पहले तो यहाँ PbA है, यहाँ PbA है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3 और 2, 3 दूनी 6, और यहाँ कितने हैं, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो अब मेरे कितने हो गए ऑक्सीजन, 2 4 6 ऑक्सीजन हो गए, और इधर 3 दूनी 6, तो 6 ऑक्सीजन मेरे रिएक्टेंट में। और देखो नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो नाइट्रोजन 2 गए, नाइट्रोजन 2 गए, पर इस तरह ऑक्सीजन ज्यादा हो गए। अब मेरे 2 दूनी 4 और 4 4 8 ऑक्सीजन हो गए। तो 8 हो गए, तो मुझे यहाँ पर 3 दूनी 6 है, तो अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 लगा दिया। अब 3 दूनी 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए। और इधर कितने हैं, 2 दूनी 4, यहाँ 4 और 2 6 और 2 8, 8 हैं। अगर मैं इधर 2 लगा दूं, पर एक बात सोचो ना, यहाँ नाइट्रोजन भी तो 4 हो गए, 2 2 जा 4 और 2 बाहर,
2 2 जा 4 हो गए, तो हमने क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे यहाँ पर 4 लगा देंगे। अब पता नहीं तुम्हें समझ में आई ऐसे नहीं आई, पर यहाँ हम क्या लगाएंगे, 4 लगा देंगे। तो यहाँ से 4 हो गए नाइट्रोजन, इधर भी 4 नाइट्रोजन हो गए। बहुत इजी थी केमिकल रिएक्शन, इसे बैलेंस करना, कर लेना, ठीक है। अब आता है आपके पास कि PbNO2 क्वेश्चन देखना है कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है सब में। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब है हीट से टूटना, जैसे मैंने उसमें बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से जब डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिल्कुल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। और देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, बिल्कुल विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड तो उड़ेगी नहीं, लेड ऑक्साइड तो सॉलिड है। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या लेड नाइट्रेट का, कहाँ हो रहा है यार लेड नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन, फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन जुड़ती है, यहाँ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो ही नहीं रही है। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये भी गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहाँ से है, ये आपका इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल। देखो बैलेंसिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यार, बैलेंसिंग अच्छे से सीख लो। देखो बैलेंसिंग से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर आपके पास है, देखो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, पहले आपके पास जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट में उन्हें उतार लो MnOHCl, सेम इधर भी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड देखो, अब आप आ जाओ प्रोडक्ट में, देखो पहले रिएक्टेंट में देखो Mn कितने, मैंगनीज 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, उसके बाद H कितने हैं 1 और क्लोरीन कितने हैं 1, ठीक है। इधर आ जाओ प्रोडक्ट साइड में, मैंगनीज 1, क्लोरीन कितने हैं 2 और 2 4, क्लोरीन 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 2 हैं, उसके बाद में आ जाओ अब आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तुम क्लोरीन पे नजर डालो, क्लोरीन यहाँ कितने हैं 1 है और इधर कितने हैं 4 है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो 4 तो लाना ही पड़ेगा, मतलब इधर 4 लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 4 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ क्लोरीन तो 4 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्रोडक्ट में। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, इधर हो जाएगा हमारे पास अब 4। पर ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ गई, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2। तो यार ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, 1 2 4 4 बैलेंस हो गई। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और z में तो हमें कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं पड़ी, तो z की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1। तो दिस इज द हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देख लो बच्चों कितनी बार पूछेगा ये क्वेश्चन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो हाइड्रोजन देगा। भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, जो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन को लेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हाइड्रोजन किसके पास है, NH3 के पास है, तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा NH3। यहाँ H2O, हाइड्रोजन देगा कौन देगा, H2O ही देगा, हाइड्रोजन H के पास है तो H2O हो गया। फिर इधर Fe2CO3, ओहो अब आप बोलोगे सर यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हमने दूसरी तो पढ़ी थी, यहाँ तो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन लेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ किसने ले लिए, CO ने ऑक्सीजन ले लिया। देखो Fe2O3 के पास ऑक्सीजन था, CO ने ऑक्सीजन ले लिया, तो CO यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। फिर है H2O2, ये देखो कितना बढ़िया है कि H2O2, यहाँ आप हमें बताओ कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। भाई जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है,